हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रिएक्टर नोट सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्सप्रेस जेएस और नोड मोन का इस्तेमाल क्यों होता है और इसका मेनली काम क्या है। तो आज हम यहाँ पे मेरे पास छोटा सा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लॉगिन और साइन अप का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मेनली ये है कि ये मेरा एक लैंडिंग पेज है जहाँ पे बस छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन के साथ ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। और जब भी इस लॉगिन पे जाएंगे तो लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन पे चला जाएगा। और अगर साइन अप पे क्लिक करें तो साइन अप पे, तो अभी कोई मेल डाला नहीं है तो कोई भी मेल डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया arnab@gmail.com। और मैंने यूज़र नेम डाल दिया और NAB@1 या @1 दे दिया। सो और मैंने पासवर्ड दे दिया ARNAB। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो पासवर्ड देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ये सिंपल जैसा होता है कि NAB@1234। ठीक है, अर्नब@123। अगर मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो देखो साइन अप भी हो गया। और जब मैं लॉगिन करने जाऊंगा तो मुझे देना होगा अर्नब या अर्नब@1 और पासवर्ड होगा NAB@1234। ओके, और जब लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे अभी तक आ गया तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे चले जाएंगे तो सीधा अकाउंट पे धकेले जाएंगे। अभी तो पेज कुछ है नहीं अकाउंट का। और यहाँ पे लॉग आउट क्लिक करूँगा तो लॉग आउट हो जाऊँगा। अगर फिर से मैंने दिया कि ARNAB @1 और यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया RNAB@1234 और फिर मैंने इंटर दबा दिया तो ठीक है, फिर से लॉगिन हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो एक फील्ड आएगा जहाँ पे मैं डाल सकता हूँ अपना नेम। जैसे कि मैंने डाल दिया नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर, कुछ भी। तो और दबा दिया ऐड। ऐड करने के साथ ही साथ देखो एक डेटा यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, यानी कि एडिट भी कर सकता हूँ हर एक फील्ड में। जैसे कि यहाँ पे नंबर एडिट कर दिया, ईमेल एडिट कर दिया, नाम भी एडिट कर दिया। हर एक फील्ड में एडिट कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने क्रेड ऑपरेशन बनाया है बैक एंड और फ्रंट एंड के साथ। पर इस पे आपको समझने में बहुत मदद होगी क्योंकि ये बनाना इतना भी आसान है नहीं जितना दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पे काम बहुत ही करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया। आज हम देखेंगे यूज़र ऑथराइजेशन का कैसे हम बनाते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा डायरेक्टरी का हम कैसे स्कीमा बनाते हैं और कैसे डेटा डायरेक्टरी में हम इसको इम्प्रोवाइज करते हैं और काम करते हैं डेटा डायरेक्टरी के साथ क्रड ऑपरेशन के लिए बैकएंड में। और फ्रंट एंड में कैसे हम और बैकएंड में कैसे हम यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक और चीज़ है जो है जेसन वेब टोकन, जो आपको कुछ ही देर में समझ में आएगा, बस देखते जाइए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, जैसे मैंने दिखाया था कि मेरा ये एक्सप्रेस जेएस का जो कोड है। जैसे मैंने एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल किया है, मोंगोज इंस्टॉल किया है। ठीक है, जेएसएन वेब टेकन इंस्टॉल किया है, कोर्स इंस्टॉल किया है, पार्सर इंस्टॉल किया है, बिग इंस्टॉल किया है, क्योंकि कि मुझे ये चीज़ लगेंगे कुछ कुछ स्पेशल कामों के लिए। ठीक है, और ये जो यूजर मॉडल्स यहाँ पे दिखा रहा है ना, यूजर रिक्वायर यूजर मॉडल्स फ्रॉम यूजर ऑफ। ओके, सो फ्रॉम यहाँ पे अगर हम चले गए तो यहाँ पे दिखेगा कि मैंने एक स्कीमा बना के रखा है। स्कीमा किस लिए है? एग्जैक्टली स्कीमा इसीलिए है
क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट है, यानी कि जो लॉगिन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का इनपुट है, वहाँ पे जो जो चीज़ें ज़रूरी हो वो चीज़ें एकदम डली रहे, ठीक है, डलना चाहिए वो चीज़ें। जैसे कि ईमेल, यूज़र नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। पासवर्ड यूनिक होना चाहिए, बस मैंने दिया नहीं है पर फिर भी ठीक है, पासवर्ड यूनिक ही होता है, पासवर्ड कोई एक समान देता नहीं है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक मोंगूज एक मोंगूज मॉडल में इसको एक ऑब्जेक्ट की पेयर वैल्यू में सेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी कोई यूजर स्कीमा बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये की पेयर वैल्यू में रहे। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे चेक करूँ तो देखोगे यहाँ पे मेरा एक एरे बना था। ठीक, ये एरे बना था। तो ये एरे कैसा था, कुछ इस तरह दिखता था। तो स्कीमा कौन सी चीज़ है, ये ईमेल्स, पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड, ये सब, यूज़र नेम सॉरी नॉट पासवर्ड, ये सब चीज़ें दिख रही हैं हमें। ये सब जो भी चीज़ें हैं हमें जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे जो डली हुई है, यहाँ पे यही है यूज़र का जो स्कीमा होता है कि हमें क्या क्या चाहिए। और देखो, मैंने बोला था कि जेसन वेब टोकन समझ में आएगा। देखो मैंने पासवर्ड तो कुछ एक दिया था, ठीक है, पासवर्ड मैंने एक दिया था। अगर मैं यहाँ पे भी आ जाऊँ तो जो मेरा लॉगिन है वहाँ पे किधर गया, इस वहाँ, हाँ, यही था। तो जो मेरा लॉगिन है वो लॉगिन, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने पासवर्ड तो एक दिया था, ठीक है, पर मैंने जो पासवर्ड दे के रखा था वो वही पासवर्ड नहीं है, कुछ अलग ही चीज़ बन चुका है। यानी कि ये एनक्रिप्टेड हो चुका है, ठीक है। और बिक्रिप्ट हमें यही करने की मदद करता है। बिक्रिप्ट करना हमें यही करने की मदद करता है, ठीक है। बहुत सारे हैं, हम एनक्रिप्शन अलग से भी कर सकते हैं, एनक्रिप्ट करके एक फंक्शन भी है, मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, देखो पासवर्ड अब क्या हो गया, पासवर्ड में देखो चेंजेस हो गए। मैंने यहाँ पे डाला था कुछ और, अब पासवर्ड बन गया है कुछ और, ठीक है। इसी तरह अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे। अब मैंने किया क्या है यहाँ पे, सिंपली बस एक जो स्कीमा बनाया था उसको इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट करने के बाद सिक्योरिटी की डाल दिया। और सिक्योरिटी की आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे डेमो के लिए। वैसे सिक्योरिटी की ऐसी नहीं होती, अलग होती है, पर मैंने यहाँ पे बस डेमो के लिए एक सिक्योरिटी की डाल रखा है जिसका नाम सीक्रेट की दिया है, ठीक है। और जैसा मैंने बोला था कि एक्सप्रेस जब हम इंपोर्ट करते तो उसको इस्तेमाल करते कुछ इस तरह, इसको ऐसे लिख के इंपोर्ट का नाम, मॉड्यूल का नाम कुछ भी दे सकते हो, पर इंपोर्ट आपको यहीं से करना है, ठीक है। और उसके बाद जाके आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कॉन्स्ट, ये एक्सप्रेस ऐप ना हो के सिर्फ ऐप भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, पर जो जिस नाम से आपने इसको इंपोर्ट किया है उसी नाम से आपको इसको एक फंक्शन में सेव करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो मोंगोडीबी कंपास है वो वहाँ का डेटाबेस आपने स्टोर करवा लिया, वहाँ का डेटाबेस का लिंक आपने ले लिया और उसको जाके आपने स्टोर करवा लिया, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो, अब जब ये मोंगोस का जो डीबी है जो कनेक्ट हो रहा है धीरे, क्या कैसे कनेक्ट हो रहा है, एक मेथड के साथ। कौन सा कनेक्ट मेथड, मोंगोस के साथ हम कनेक्ट मेथड अप्लाई करके उसको फिर, मैंने बोला था कि प्रॉमिस चेनिंग, मतलब मेथड चेनिंग, स्पेशली एसिंक्रोनस मेथड चेनिंग, ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे एक मेथड चेनिंग का इस्तेमाल किया है जो चेक करेगा कि जब कनेक्ट होएगा उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, उस सर्वर से जो सर्वर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि मैंने जो पोर्ट नाम से यहाँ पे रेडी किया है, किधर गया, अच्छा यहाँ पे पोर्ट लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट 4000 दे दिया। तो हम मैं क्या कर क्या सकते हैं, यहाँ पे पोर्ट लिख के, जैसे मैंने ये लिख दिया, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स 4000, और कुछ नहीं, बस यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको डाल दिया, बस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो फिर रन भी कर रहा है, कोई इशू भी नहीं है। बीच में जो इशू आया था बंद हो गया था, देखो फिर से चालू हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम रन करवा सकते हैं। और पार्सर का काम है डेटा को जेएसएन में कन्वर्ट कर देना। कॉर्स का काम है जो हमने यहाँ पे लेके रखा है, कॉन्स्ट कॉर्स इक्वल्स टू रिक्वायर कॉर्स,
ये क्या करता है, ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेस समथिंग, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। तो ये मदद करता है हमें हर एक एरर को हैंडल करने में, ठीक से मदद करता है। ठीक है, एरर हैंडलिंग में कॉस बहुत ही अच्छा है, ये मदद भी बहुत करता है हमें। और उसके साथ है जेएसएन पार्सर, यानी कि जो पास्ट वैल्यू, जो जैसे कि हमारा लिंक वैल्यू है, जिसको हम देखेंगे कैसे कि एक जेएसएन फॉर्मेट में। तो जेएसएन फॉर्मेट कैसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे वैल्यू है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक जेएसएन फॉर्मेट में पार्स कर रहे हैं, तब जाके वो चीज़ हमको एक ऑब्जेक्ट की तरह दिख रही है, वरना ऐसा तो डेटा होता नहीं है ना। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक पोस्ट गेट, ठीक है, इस चीज़ के, इस मेथड के, हम इस पोस्ट मेथड के और गेट मेथड के अंदर क्या क्या काम होगा वो सब हम रेडी कर रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के टाइम क्या होगा, ये सब हम रेडी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना, जेसन वेब टोकन के हम टोकन का हमने इस्तेमाल किया है, कहाँ पे किया है वो मैं दिखाता हूँ, और क्यों किया है वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, वो फ्रंट एंड में ज़्यादा समझ आएगा या इससे ज़्यादा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जाके मैंने जो ऐप है उसको क्या किया, पोस्ट मेथड के साथ कॉन्जंक्शन किया है। ठीक है, पोस्ट मेथड पे उसको अप्लाई किया है, जो हमारा एक्सप्रेस ऐप यहाँ पे बना हुआ है। किधर गया, ये रहा, ये वाला जो एक्सप्रेस ऐप है हमारा यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा ऐप है वो यहाँ जाके बना हुआ है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन, जो हम रजिस्टर कर रहे हैं इस डेटा को, मैंने इस वक्त ये एक पाथ है, नॉर्मली एक पाथ है जहाँ पे हम चेक करेंगे कि रजिस्टर किया हुआ डेटा क्या है। ठीक है, अगर मैं इस लिंक को ले जाके, कुछ नहीं, बस इस लिंक को ले जाके यहाँ से यहाँ तक लिंक को कॉपी किया। ठीक है, फिर मैं जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इस पाथ को ले जाके, ये एक पाथ है, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और फिर एंटर मारता हूँ। तो देखो मेरे पास जो डेटाज अवेलेबल है, देखो मैं बोला था ना, पास्ट जेसन पार्सर का काम ही होता है डेटा को इस फॉर्मेट में दिखाने का, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में दिखाने का। पार्सर डॉट जेसन हम जब करते हैं ना, तो हमें ऑब्जेक्ट को इस फॉर्मेट में दिखाने के लिए, यानी कि रिसीव करने के लिए, जब वो डेटा आता है तो वो डेटा जैसे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आए, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। और मोंगोडीबी डेटा को इसी स्टाइल में सेव करती है। ठीक है, मोंगोडीबी डेटा को सेव करती है इसी स्टाइल में, एक चंक के हिसाब में सेव करती है। देखो जैसे यहाँ पे मेरा एक, यहाँ का की नेम सब सेम है, पर अगर मैं इसको इसके इक्वल्स टू बोलूँ तो नहीं होगा, अलग होगा, हमेशा ही अलग होगा। ठीक है, नाउ this, now I am checking this register point. Okay, so now I will check from this post. Yeah, so here I am given both post and get the register value, because I will use both the same thing, I will use the same thing to get the value from here and to post the value to here. Okay, so I have provided two posted values, and here come here, watch it, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल किया, बहुत ही सिंपल सा ब्लॉक का इस्तेमाल किया है हमने। और यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है ना, जैसे हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन या फिर प्रोमिसेस के साथ करते हैं, हम एक रिक्वेस्ट लेते हैं और रिस्पॉन्स भी डालते हैं। तो रिक्वेस्ट क्या है यहाँ पे, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट के बॉडीज है, यानी कि हमें कौन सी चीज़ की रिक्वेस्ट पोस्ट में डालनी है, उनकी मेन कंटेंट क्या होगी, उनकी बॉडी क्या, मतलब उनका मेन कंटेंट क्या होगा, वो तो हम तभी जान पाएंगे जब हम ईमेल को, यानी कि जो जो हमारे स्कीमा है उनको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए डाल रहे हैं, हमारा स्कीमा तो क्या बोल रहा है, स्कीमा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो ईमेल है और जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है, हमें उसको एक रिक्वेस्ट बॉडी में डालवाना होगा, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो एक रिक्वेस्ट में आएगा। ठीक है, और ये फिर हम क्या कर रहे हैं कि हैश पासवर्ड करके एक वेरिएबल बना रहे हैं। तो उसके बाद जी जब बॉडी पे आ रहा है तो हम वेट कर रहे हैं कि पासवर्ड जब तक हैश नहीं हो जाता, यानी कि ये बीक्रिप्ट है हमारा, बीक्रिप्ट डॉट हैश, ये एक मेथड है, हैश मेथड, जो पासवर्ड को क्या कर रहा है, जो भी पासवर्ड हम उसको डालेंगे उसका मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स होता है, जो हमने दे रखा है मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स।
तो मिनिमम 6। तो जो भी पासवर्ड हम डालते हैं तो क्या होता है कि उसको हम एक हैश पासवर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं कि एक्चुअल पासवर्ड किसी को ना दिखे। ठीक है, तो कितना भी हो जाए वो पासवर्ड किसी को अगर ऐसे भी ये पासवर्ड दिखे तो ये काम नहीं करेगा, आपको एक्चुअल पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये पासवर्ड डालोगे तो क्या होगा, ये भी अपने आप को एक और पासवर्ड में कन्वर्ट कर लेगा, हैश में कन्वर्ट कर लेगा। इसका काम ही वही है। ठीक है, कि ये जब भी कोई पासवर्ड डाला जाए इनपुट फील्ड में, पासवर्ड फील्ड में, तो वो चेंज उसको एक हैश पासवर्ड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हैश पासवर्ड हुआ वो वेरिएबल नाम हैश पासवर्ड को लेके पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके उसका हैश करके चेंज कर दिया। अब क्या होगा, न्यू यूज़र स्कीमा रेडी होगा जहाँ पे एक ईमेल होगा, एक यूज़र नेम होगा और एक पासवर्ड होगा जिस जो एक्चुअली होगा एक हैश पासवर्ड। ठीक है, जैसे हम ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ लेते हैं की पेयर वैल्यू करके, और फिर वेट एवेट में डाल दिया जब तक ये नहीं होता, और अगर ये होता है तब जाके ये हमको रिस्पॉन्स देगा कि हाँ रेस सक्सेसफुली बन चुका है। ठीक है, अगर नहीं बनता है तब जाके, ये मैंने बोला था कि 200 क्या होता है, 200 होता है रिस्पॉन्स का वैल्यू, यानी कि अगर 200 हो गया तो आपको जानना है कि ओके रिस्पॉन्स एकदम क्लियर है, वैल्यू एकदम क्लियर है, एकदम सब कुछ ठीक से रन कर रहा। अगर नहीं आया, अगर एरर आ गया तो मतलब डेटा आपका पोस्ट हुआ नहीं, आपने रजिस्टर ठीक से किया नहीं। ठीक है, या फिर आपकी ने कुछ कुछ तो कोड, या तो कोड में गलती है या फिर रजिस्ट्रेशन करने में गलती है। ठीक है, और सेम चीज़, और जब गेट पे आते हैं तो गेट पे काम बहुत छोटा इजी हो जाता है, क्योंकि गेट पे डेटा को हम बस गेट करना है, यहाँ पे ना पोस्ट करवाना है ना उसको वैल्यू को ऐसे ही हैश करवानी है पासवर्ड वैल्यू को, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस डेटा को हमें यहाँ से गेट करना है। और कैसे गेट कर रहे हैं, बस एक सेम चीज़ हमने यहाँ पे रजिस्टर पाथ को दे दिया। अब एसिंक्रोनस फंक्शन के साथ मैंने बोला था ना एसिंक फंक्शन काम में आएगा। एसिंक्रोनस ऑपरेशन हमारे यहाँ पे हर टाइम चलेगा, हर टाइम एसिंक्रोनस ऑपरेशन चलेगा, ये याद रखना। और एसिंक्रोनेट क्या करता है, एसिंक्रोनेट एक सिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस दिखाने में मदद करता है। ठीक है, और कुछ नहीं। ऐसे ट्राई कैच ब्लॉक और एसिंक्रोनेट ये क्या करता है कि एक असिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस सॉरी एक सिंक्रोनस कोड को असिंक्रोनस के जैसे बिहेवियर करवाता है। ठीक है, ना कि एसिंक्रोनस कोड हम लिखते हैं, बल्कि ये एसिंक्रोनस की तरह बिहेवियर करवाता है। तो क्या होगा, जब अगर इन हर एक एसिंक्रोनस को ऑपरेशन का एसिंक्रोनस ऑपरेशन को छोड़ के कोई ऐसा कोड रहा कि नॉर्मल ऑपरेशन के अंडर है, जैसे कि ये वाला कोड, कनेक्ट वाला कोड, ठीक है, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, फिर भी ये एक के बाद एक चेक होके फिर जाएगा। ठीक है, पर ये भी अगर इसको भी छोड़ दूँ तो बाकी सारे जो यहाँ पे अगर कोई वैल्यूज या फिर कोई फंक्शंस रहते हैं जो काम कर रहा है एसिंक्रोनस कोड के अलावा, तो क्या होगा कि वो रन कर जाएंगे, फिर जाके चेक होगा कि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के जितने सारे हैं वो धीरे धीरे रन कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फिर वो जाके चेक करेंगे क्या एरर है नहीं है एसिंक्रोनस में। एसिंक्रोनस ऑपरेशंस जैसे होते हैं यही। अब जाते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे क्या क्या है, हमने एक पाथ बनाया है जिसका नाम है लॉगिन। ठीक है, उसको एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन में डाल दिया है। वेरी गुड। एंड उसके बाद उसके अंदर हमने एक ट्राई कैच ब्लॉक बना लिया है, ये भी सही है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि अगर यहाँ पे हमने किया है कि दो चीज लिया है रिक्वेस्ट बॉडी में, एक है यूजर नेम और एक पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि हम वही चेक करेंगे बॉडी में जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो कैसे इसके जो डला हुआ है रजिस्टर में, यानी कि जो पोस्ट हैंडल में है, तो वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि वो रजिस्टर किया हुआ पासवर्ड लॉगिन करने टाइम के जो पासवर्ड है उसके साथ इक्वल है कि नहीं, यही चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन पाथ हो गया। अब ये ट्राई कैच का ब्लॉक आ रहा है। ट्राई कैच के इस ट्राई में क्या दिया है मैंने, ट्राई में ये दिया है कि एक रिक्वेस्ट बॉडी हमने क्रिएट कर लिया है, यानी कि जो इनपुट फील्ड्स हमारे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद हमने एक लॉगिन वैल्यू चेक बना लिया जिसको हमने एवेट में डाल लिया है। और हम क्या बोल रहे हैं कि तब तक नहीं यहाँ पे काम चलेगा या इस जगह पे रुका रहेगा जब तक कि ये अपना एक यूज़र नेम का वैल्यूज फाइंड नहीं कर लेता। फाइंड वन का काम क्या है,
ये मदद करता है हमें, ये एक मेथड है जो हमें मदद करता है ये चेक करने में कि इसका जो यूज़र नेम है इसके साथ इसका कोई मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है। और अब क्या होगा कि लॉगिन, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर यूज़र लॉगिन यूज़र नहीं है, ठीक है, अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है या फिर इसके इसके साथ कोई सिमिलरिटी नहीं है तो एक एरर आएगा जो है कि रिटर्न रेस्ट और स्टेटस, यानी कि स्टेटस शो करेगा 400 और इनवैलिड यूज़र नेम दिखाएगा। ठीक है। और कॉन्स्ट और पासवर्ड को भी बिक्रिप्ट कंपेयर करेगा जो कि हमारा पासवर्ड है वो लॉगिन यूजर पासवर्ड के साथ कंपेयर होगा। ठीक है। देखो मैंने जो बोला था कि यहाँ पे हम दो चीज़ों को इंपुट कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए दो चीज़ों को जो कि हमें कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है। और अगर पासवर्ड भी अगर गलत निकला तो क्या होगा, हर एक चीज़ के लिए हमको एक रिस्पॉन्स सेट करना होता है। ठीक है। क्योंकि हमने रिक्वेस्ट ऑलरेडी बना लिया है, अब रिस्पॉन्स भी सेंड करना होता है। तो जब रिस्पॉन्स सेंड करने के टाइम होता है तो यहाँ पे भी 400 एरर इनवैलिड पासवर्ड दिखाएगा। ठीक है। और अब आता है ऑथेंटिकेशन टोकन का काम। ये ऑथेंटिकेशन टोकन क्या, ये है JW वेब टोकन, जो मैंने कहा था जेसन वेब टोकन। ये क्या करता है, हमें एक ऑथेंटिकेशन टोकन प्रोवाइड करता है या फिर सिक्योरिटी टोकन बोल सकते हो इसको। सिक्योरिटी टोकन प्रोवाइड करता है। इससे काम क्या होता है, इससे काम ये होता है कि अगर कोई यूजर जो यूनिक है उसका जो टोकन डल रहा है उसी टाइम पे अगर कोई ऐसा ही यूजर सेम आईडी और पासवर्ड के साथ काम कर रहा है तो वो जो टोकन डालेगा तो उसके कंपैरिजन में ये समझ में आएगा कि कोई इसका चीज़ हैक कर रहा है कि नहीं। ठीक है। और ये मल्टीपल टाइम्स एक ही टाइम पे मल्टीपल अकाउंट, मतलब जैसे कि मैं अभी एक किसी अकाउंट पे काम करूँगा, कोई मेरा अकाउंट हैक करके वहीं से अलग से काम कर रहा है तो ये समझ में आएगा कि कोई इसके अकाउंट को अलग से हैंडल कर रहा है कि नहीं। ठीक है। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि ऑथेंटिकेशन जो टोकन है हमारा यहाँ पे वो किस चीज़ से मदद करती है पता है, राउटिंग में, पेज राउटिंग में। ठीक है। कैसे वो भी मैं दिखाऊंगा, वो फ्रंट एंड में ज़्यादा अच्छा आपको ऑथेंटिकेशन टोकन के बारे में समझ में आएगा। ये वेब ऑथेंटिकेशन टोकन है, मैंने इसको यहाँ से लिया है, यहाँ से। ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग भी करके रखा है, टोकन शायद दिखा देना भी चाहिए। लॉगिन करने के बाद शायद दिखाएगा, एक मिनट रुक जाओ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। ठीक है। वेरी गुड। और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ अर्नब @1। सी सी this is a token. This is a token that is provided by JWT Web Token. When it is shown, that it is shown when the data has already, when we are logging in, and it's showing that we are just transversed to another page or routed to another page. Okay. And this, and what is using is a token to understand that this guy is logged in or not. And also is it a login at same time in different places. Okay, so this thing is being checked here using the JWT web token. Okay, so this is the user auth this is the total user auth. There is nothing much about it to tell. Simple JavaScript code with little bit of logic and understanding of functions and asynchronous operations and all this. So we don't have to. There is nothing too much complex. Complex work is always there, but this is not too much of complex. It's a better understanding code for you. Okay, and that's how we make a authorization token. And what is the use of JWT web token? You will understand in the front end more better. But next time we will going to understand the data directory. That means how am I using CRUD operation to post a data, delete a data, update a data. How I am doing that through the backend data posting operation. So see you in the next video.